दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 8वां भाग है, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अवधारणा व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म, इसमें किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन है आपके परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना और परस्पर विरोध। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद जहाँ पर व्यक्ति के कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है और पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, वहीं पर समाजवाद जो है वो समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण की बात करता है। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे से परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? ऑप्शन क्या है आपके? मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत और ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिवादी विचारक डार्विन की अनुकूलतम उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को अपने अनुकूल पाते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधने में भी योग देता है। और प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूक्ति है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या फिर श्रमिक संघवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह व्यक्तिवाद का सिद्धांत है। और राज्य आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य ही लोगों की जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। इसलिए व्यक्तिवादी जो हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी दोस्तों एक विचारधारा है अराजकतावाद, ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं जो कि आवश्यक ही नहीं है, और सर्वाधिकारवादी राज्य को गौरवान्वित और महिमामंडित भी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी सूक्ति वाक्य पर आधारित है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ये व्यक्तिवाद का कथन है, और ये प्रश्न कई बार और थोड़े थोड़े अलग ढंग से पूछा गया है कि कोई किस विचारधारा के लोग राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो ये है व्यक्तिवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों यह वक्तव्य प्रमुखतः सत्य है, और आप जानते हैं कि व्यक्तिवादी राज्य को अनिवार्य बुराई या आवश्यक बुराई, और अराजकतावादी विचारक या एनार्किस्ट थिंकर जो हैं ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 8वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो सही उत्तर है ये है शास्त्रीय उदारवाद। दोस्तों, शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, और इसका जो प्रारंभ है ये आरंभिक नकारात्मक उदारवाद इसको कहा जाता है, और ये व्यक्तिवाद के काफ़ी जो है निकट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राहम वालास, हेयक, GDH कोल या फिर मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों GDH कोल, ये व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं हैं, जबकि बालास, हेयक और मिल ये इनके साथ ही लाक, बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर
ए एफ हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल, मिस फॉलेट, ये सभी व्यक्तिवादी विचारक माने जाते हैं, जबकि GDH कोल श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, बेंथम, J.S. मिल या फिर स्पेंसर। तो दोस्तों वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की विचारधारा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया और उसके चिंतन में जो है वो डार्विनवाद जो है मुख्य रूप से उसमें अभिव्यक्त होता है और प्राकृतिक विज्ञान के नियमों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू करने के कारण उसके जो व्यक्तिवाद की धारणा को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहा जाता है। तो सही उत्तर है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया और मताधिकार के विस्तार का विरोध किया और उसने आशा व्यक्त की कालांतर में बाजार समाज को इतना रेगुलेट कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर की प्रमुख कृतियां सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और मैन वर्सेज स्टेट है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म का प्रणेता दोस्तों ग्राहम वालास को माना जाता है। सही उत्तर है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक ग्राहम वालास को माना जाता है और आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह या समवासों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है और सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों के कार्य क्षेत्र में ये नियंत्रण का पक्ष लेता है। ग्राहम वालास की प्रमुख कृतियों के बारे में जान लेते हैं। ग्रेट सोसाइटी जो है इनकी प्रमुख कृति है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य विचारक हैं ग्राहम वालास के साथ नॉर्मन एंजल, बेलाक और मिस फॉलेट, ये आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण उत्तर या प्रश्नों को जान लेते हैं। नॉर्मन एंजल की बुक है द ग्रेट इल्यूजन, बेलाक की पुस्तक है द सर्वाइवल ऑफ ग्राहम जो है ग्राहम बेलास की तो ग्रेट सोसाइटी है, मिस फॉलेट की है द न्यू स्टेट। अगला प्रश्न है वह राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद की संज्ञा दी जाती है और व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है कौन सा व्यक्तिवादी विचारक है? ऑप्शन है आपके लास्की, मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और अरस्तु। तो आप जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक हैं जबकि लास्की, जेम्स मिल और अरस्तु इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीति विज्ञान में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि विज्ञान में या जीव विज्ञान में इसके प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? लेसेज फेयर यानी अहस्तक्षेप, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों लेसेज फेयर का अभिप्राय है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो। ये लेसेज फेयर का जो है शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति GCM विंसेंट द गोर्ने की देन है और व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन उनके मुख से लेसेज फेयर, चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो, निकल पड़ा और व्यक्ति को अकेला छोड़ दो लेसेज फेयर को इसी रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, ये किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है CF स्ट्रांग, KC वियर, प्रोफेसर लास्की और जेम्स वाइस। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन KC वियर का है, जिन्होंने कहा है कि आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र के शक्तिशाली होने से बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, जो शक्ति की राजनीति, आर्थिक मंदी की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है?
ऑप्शन है आपके आमंड एवं पावेल, लासवेल और कापलान, रॉबर्ट ए डहेल या फिर गिलक्राइस्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, लासवेल और कैपलान की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के निर्माण और साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो आपने अभी पढ़ा है हेराल्ड लासवेल और अब्राहम कैपलान की ये धारणा है जो राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण और साझेदारी के अध्ययन के रूप में इसको मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लासवेल, आमंड, ईस्टन या फिर लास्की। तो सही उत्तर है ये कथन लास्की का है, जो वो कहते हैं कि निर्णय निर्माण में प्रमुख भूमिका के लिए शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? ऑप्शन है आपके डेविड एप्टर, एलेन बाल, एमोस या फिर लिकाक। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन एलेन बाल का है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राजनीति में प्रक्रिया की संकल्पना या प्रोसेस की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन है आपके डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, लासवेल या फिर आर्थर ब्रेंटले। तो सही उत्तर है दोस्तों आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना आर्थर बेंटले की देन है और उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इसमें सुव्यवस्थित रूप से इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कैटलिन एक शक्तिवादी विचारक है राजनीति विज्ञान के। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो सही उत्तर है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? ऑप्शन है आपके दैवी दंड का एक रूप किंतु हानिकारक है, प्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैवी किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। दोस्तों अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक है और लाभप्रद है। यह न केवल स्वामी के हित में होता है बल्कि उनके ही हित में भी होता है जो कि दास होते हैं। तो अरस्तु जो है दासता को प्राकृतिक मानता है और स्वामी और दास दोनों के लिए इसे लाभकारी माना है। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य है? ऑप्शन है आपके लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र या राजतंत्र। तो दोस्तों इसमें से अगर जो देखा जाए जो ऑप्शन दिए गए हैं यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य तो इसमें से कोई नहीं है। अरस्तु के अनुसार जो है पॉलिटी जिसको कि वह पॉलिटी कहता है वो मध्यम वर्ग का शासन है और इसमें क्रांति की संभावनाएं न के बराबर हैं। तो यहाँ पे पॉलिटी जो है पॉलिटी को अरस्तु वो यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होगा? ऑप्शन है केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। दूसरा है भारतीय मूल के सभी लोग PIOS के भारत के नागरिक माने जाएंगे। तीसरा है सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे और उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यदि अरस्तु की अवधारणा या नागरिकता की अवधारणा लागू किया जाए तो केवल कुछ ही भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी राज्य में निवास करने से नागरिकता नहीं मिलती और स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी को नागरिक नहीं माना जाता है अरस्तु के अनुसार। इसके अलावा किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जाता है और उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता दूसरे राज्य के नागरिक हों और निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जाता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अपने विचार अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दिया है और अरस्तु मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर जिसको कि अलेक्जेंडर कहा जाता है उसका शिक्षक था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा या फिर दया। ये देखिए अलग तरह का क्वेश्चन है। ऑब्लिगेशन या बाध्यकारिता दोस्तों ये नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया था? ऑप्शन है राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के बदलने का प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया और व्याख्या को प्रतिमानों के लिए
प्रतिस्थापित किया। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की प्रवृत्ति दोस्तों ये है कि राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर इसने आधारित किया था। और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ जो है 20वीं सदी की देन है और इसका मुख्य ध्येय ये है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया जाए। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए परंपरागत दृष्टिकोण अगर जो देखा जाए, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो सही उत्तर व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और यही जो है सही उत्तर है। व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला प्रश्न है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, गैब्रियल आमंड या फिर ग्राहम वालास। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक चार्ल्स मेरियम को माना जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में शामिल करने की बात की। और मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग जो है बना। 1925 में व्यवहारवादी क्रांति शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत शुरू हुआ और राजनीति शास्त्र में इसका प्रचलन यद्यपि दूसरे महायुद्ध के बाद हुआ और इसमें जो है डेविड ईस्टन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक माना जाता है? ऑप्शन है आपके जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रास या फिर चार्ल्स मेरियम। तो सही उत्तर है दोस्तों बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का प्रतिपादक डेविड ईस्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न है किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो आप जानते हैं डेविड ईस्टन, यद्यपि इसका शुरुआत चार्ल्स मेरियम ने किया था। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो ये था डेविड ईस्टन। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है दोस्तों सही उत्तर है राजनीतिक वैज्ञानिकों के अमेरिकी राजनीतिक विचारकों की देन है, राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन की देन। अगला प्रश्न है कौन व्यवहारवाद का समर्थक था? ऑप्शन है आपके प्लेटो, रूसो, टी.एच. ग्रीन या फिर डेविड ईस्टन। तो सही उत्तर है व्यवहारवाद का समर्थक डेविड ईस्टन को माना जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। तो सही उत्तर है व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में अमेरिका में हुआ था। और 1940 के दशक में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पे शुरू करने की ये जो कोशिश हुई थी ये प्रारंभ हो चुकी थी। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों आप जानते हैं चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक माना जाता है, लेकिन बाद में इसको राजनीति विज्ञान में प्रारंभ करने का या विकसित करने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है। अगला प्रश्न है किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता और निष्ठा को इरादों यानी इंटेंशन, प्रयोजन यानी पर्पज और प्रेरणा यानी मोटिव से जोड़ा है? तो किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को इंटेंशन, पर्पज और मोटिव से जोड़ा है? ऑप्शन है आपके B.F. स्किनर, डेविड ईस्टन, लियोनार्ड वाइट या फिर सूमा। तो सही उत्तर है दोस्तों अमेरिकी विचारक B.F. स्किनर ने अपने जो है व्यवहारवादी चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता को इंटेंशन, पर्पज और मोटिव से जोड़ा है। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रविधि से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान या सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण सामाजिक रूढ़िवाद की विचारधारा नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं आपके व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, परंपरावादी दृष्टिकोण की आलोचना के रूप में और संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में।
तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में इसको व्याख्यायित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखते हैं, ऑप्शन है आपके परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। तो सही उत्तर है उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है कि यह प्रक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। और एक तरह से देखा जाए व्यवहारवाद जो है बदली हुई परिस्थितियों का समाधान नहीं कर पा रहा था, उसकी जड़ता को समाप्त करने के लिए और मूल्य सापेक्षता और सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद एक क्रांति के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है निर्गत, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है। ऑप्शन है आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनैतिक दल, दबाव समूह या राजनीतिक व्यवस्था। तो सही उत्तर है निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश, यानी इनपुट, आउटपुट और फीडबैक जो है इसकी व्याख्या दोस्तों राजनैतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम की व्याख्या करने में होता है। और डेविड ईस्टन ने अपनी कृति ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में इसका वर्णन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद प्रेरणा किससे लेता है। ऑप्शन है आपके फांसीवाद, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद या फिर आदर्शवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद जो है वो प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है, क्योंकि तार्किक और अनुभवजन्य प्रत्यक्षवाद से किसी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है और प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वस्त और प्रामाणिक मानता है। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की थी। ऑप्शन है आपके हेरोल्ड लास्की, लासवेल, चार्ल्स बेल या फिर डेविड ईस्टन। तो सही उत्तर है डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की सर्वाधिक व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या की थी और उन्होंने ही व्यवहारवाद से आगे जाकर उत्तर व्यवहारवाद का प्रारंभ किया था। उत्तर व्यवहारवाद की दो प्रमुख मांगें थीं, रेलिवेंस और एक्शन, यानी प्रासंगिकता और कार्रवाई। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, इसका श्रेय किसे जाता है। तो सही उत्तर है उत्तर व्यवहारवाद को प्रारंभ करने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है और देखा जाए तो व्यवहारवाद को प्रारंभ करने का श्रेय भी डेविड ईस्टन को ही जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है। ऑप्शन है तकनीकी प्रभुत्व, पूंजीवादी प्रभुत्व, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर किया है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने कहा है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन राजनीति है। तो सही उत्तर है दोस्तों डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन व्यवहारवादी आंदोलन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं और ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से उन विचारों की व्याख्या की कि मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आवंटन होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक हित के मध्य दीवार, व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, सामाजिक हित और कल्याण परंपराओं से आबद्ध है। तो सही उत्तर है समाज कल्याण की सही संरचना ये है कि व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कथन है, एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। ये कथन किसका है। बेंथम के सुखवाद से संबंधित है या फिर जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से या फिर अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से या अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी व्याख्या से। दोस्तों एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन आपका जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल कहते हैं कि जो है मूल्यों में या सुखों में केवल मात्रा का नहीं उनमें गुणात्मक अंतर भी होता है। और जैसे कि बेंथम का मानना था कि राज्य को उपयोगिता को ध्यान में रखकर अधिकतम लोगों के अधिकतम हित करना चाहिए और उपयोगिता का महत्व बेंथम ने परिणाम बताया था, लेकिन मिल ने इसमें गुणात्मक भेद को स्पष्ट किया था।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। तो ये कथन इटालवी राजनीति वैज्ञानिक मैकियावेली का है और उसने द प्रिंस में इस उक्ति का जो है प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि पहुंचाने वाले को नहीं भूल सकता है। और इस आधार पर मैकियावेली ने राजा को सलाह दी है कि व्यक्तियों के या नागरिकों के संपत्ति को छीनने का प्रयास उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का भाग 8। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।